तो होमीज वेलकम बैक एंड आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फेंग युआन को। जैसा कि हमने देखा था पिछले चैप्टर में, फेंग युआन का हौसला बढ़ा रहा था, लाइक वो हौसले भी ऐसे बढ़ाता है बिल्कुल इमोशनलेस। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं वो सीधा फेंग जियान के बगल से निकल जाता है और फेंग जियान चलना स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ हम सुनते हैं फेंग जियान के मन की बातें, जिसमें वो बोलता है कैसे वो इतना शांत कैसे हो सकता है, जिस इंसान को शुरुआत से ही पूरे क्लैन के लोगों ने अपनी पलकों पर बैठा कर रखा था, जिसे लोग परफेक्शन एंड क्लैन का नेक्स्ट हेड बुलाते थे और पता नहीं किन किन नामों से वो मशहूर था। पर आखिर उसके जैसा इंसान सीक्रेट कैसे हो सकता है, और अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं कैसा रिएक्ट करता। और अभी प्रेजेंट में वो चलता ही जा रहा है और उसके कानों में गूंज रहे हैं उसे जो बचपन से ट्रोल किया जा रहा है वो वर्ड्स, जैसे कि फेंग जियान तो बिल्कुल ही बेकार है, वो लड़का, उसमें अपने भाई का 1% भी टैलेंट नहीं है, वो सगे भाई कैसे हो सकते हैं। ऐसी बातें उसके मन में चल रही होती है। अंकल और आंटी ने स्टार्टिंग से ही सारे फेवरेट ब्रिक बदल को दिए हैं, सब लोग उसे क्लैन की होप मानते हैं और मैं तो सड़क पे पड़े उस कंकड़ की तरह हूँ जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और फिर हम देखते हैं फेंग जियान का एक फ्लैशबैक जिसमें वो नदी के किनारे बैठा होता है एंड नदी में पत्थर फेंक रहा होता है और कुछ बंदे उसके पीछे बात कर रहे होते हैं। ये वो बंदा बैठा हुआ है, वो कौन है? जिसपे वो दूसरा बंदा कहता है शायद वो फेंग जियान का छोटा भाई है। जिनकी बातें सुनकर फेंग जियान बोलता है फेंग युआन का छोटा भाई, मुझे तो अब कोई मेरे नाम से भी नहीं जानता। और इतने में फेंग युआन उसके बगल में आ जाता है और वो फेंग जियान से पूछता है क्या कोई बात है फेंग जियान, तुम उदास से लग रहे हो। जिस पर फेंग जियान कहता है ना, बड़े भाई के होते मुझे कोई परेशान ही कौन कर सकता है। जिसकी बात सुन के फेंग युआन को थोड़ा सा शक तो होता है, बट वो सीधा चला जाता है और कहता है तो ठीक है। और इधर फेंग जियान अपने मन में कहता है बिग ब्रदर के होते हुए मुझे एक सामान्य व्यक्ति बने हुए रहने में कोई भी बुराई नहीं लगती। आखिरकार जीनियस तो बर्थ से टैलेंटेड होते हैं, तो आखिरकार मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं बिग ब्रदर से आगे तो क्या उनके बराबर भी नहीं पहुंच सकता। और यहाँ पे गाइस मैं एक बात कहना चाहूंगा, फेंग जियान की सोच बहुत ही बेकार है, क्योंकि हर किसी को पता है। इनफैक्ट हमारे एनीमे तो हमें यही सिखाते हैं कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट। भले इतना डोमिनेटेड नहीं होगा बट रियल लाइफ में सुपर नेचुरल पावर जैसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर अगर तुम किसी चीज से आगे बढ़ सकते हो तो हार्ड वर्क और तुम्हारी स्किल्स ही है। वेल मानवा में वापस आते हैं और यहाँ पे ये दोनों जाने ही लगते हैं। इतने में इनके अंकल इनके पास आते हैं और फेंग युआन से कहते हैं ये बेटा फेंग युआन, तुम्हारे नौकर ने रिटायरमेंट दे दी है, तो अब से मैं तुम्हारे लिए एक न्यू सर्वेंट लाया हूँ, इससे मिलो, इसका नाम है क्वाई। और वो लड़की, हाँ ये वही सर्वेंट है जो फेंग युआन पे सेकंड चैप्टर में डोरे डाल दी थी। खैर यहाँ पे हमें इसका नाम भी बड़ा पड़ता है और ये अपना इंट्रो देखते हुए कहती है इस सर्वेंट को आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई यंग मास्टर। और इतने में ही इनके अंकल एक नजर फेंग जियान पे मारते हैं और वो फेंग जियान से कहते हैं मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है फेंग जियान, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी नौकरानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तुम अकेले रहते हो और शायद तुम आगे भी अकेला रहना चाहो। जिस पर फेंग जियान एक नीची सी आवाज में कहता है ठीक है। और फिर यहाँ से हम डायरेक्ट देखते हैं इन दोनों के घर का सीन, जहाँ फेंग जियान अपने अंकल और आंटी के कमरे से गुजर रहा होता है और वो अपने अंकल और आंटी को बातें करते हुए सुनता है, जिसमें वो बता रही होती है, जिसमें उनकी आंटी बोलती है फेंग युआन काफी टैलेंटेड है, तुम्हें उससे अच्छी तरीके से बना के रखनी चाहिए, आगे चल के वो हमारे क्लैन का और फैमिली का हेड बन सकता है और हमारे क्लैन के लिए एक न्यू होप बन सकता है। जिस पर अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं उससे इतने अच्छे कनेक्शन बना रहा हूँ। और इधर फिर आंट फेंग जियान की बातें करते हुए कहती है फेंग जियान के बारे में क्या, वो तो एक नंबर का निकम्मा है, उसमें अपने भाई का आधा भी टैलेंट होता तो मुझे इतना पछतावा नहीं होता। क्यों ना हम एक काम करें, अवेकिंग सेरेमनी के बाद फेंग जियान को यहाँ से बेदखल कर दे। और ये सुनकर तो फेंग जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, इतना कि ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और मन में कहता है क्यों मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, ये लोग बार बार मुझे बिग ब्रदर से क्यों कंपेयर करते हैं, आखिर क्यों मुझे एक नॉर्मल पीपल की तरह ट्रीट नहीं करते, ये मुझे एक नॉर्मल पर्सन क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, क्या मुझे इस भेदभाव की आदत हो गई है, आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती है, मैं अपने भाई जैसा दिखता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है फेंग युआन, आखिर बिग ब्रदर आपकी वजह से मुझे कंपेयर किया जाता है, ये सब आपकी गलती है, अगर आप नहीं होते तो मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीता, मुझे हमेशा किसी ग्रेट टैलेंट के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो भाई। और फिर हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक फेंग जियान का, जिसमें वो फेंग जियान एक आवाज सुनता है फेंग जियान, जिसमें वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है ये तो क्वाई है, और जिसकी ब्यूटी देखकर वो एकदम ही लाइक शॉक्ड है, या तुम कह सकते हो फर्स्ट साइड लव हो गया उसे। और क्वाई उसे होश में लाते हुए कहती है हे तुम कहाँ खो गए, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो, मेरा जवाब दो, क्या तुमने अपनी सोल को बेच दिया। और फिर फेंग जियान भी अपने सेंसेस में वापस लौटता है और वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर फेंग जियान शर्माते हुए कहता है असल में बात तो ये है कि हमारी उम्र के सभी लोगों में एक बस तुम ही हो क्वाई जो मुझे मेरे नाम से बुलाती है,
तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पर इतना बोलती कोई उसे बीच में ही टोक देती है। लाइक उसे भी मालूम पड़ गया क्या बोलने वाला है, और कोई कहती है तुम काफी बेवकूफ हो। आखिर कोई किसी लड़की से सीधे कैसे बोल सकता है। और इधर फैंग जैन भी घबरा जाता है और वो कहता है सॉरी। और फिर कोई पीछे मुड़ते हुए कहती है आपका बड़ा भाई बहुत ही टैलेंटेड है और ग्रेट जीनियस है, और इसमें कोई शक नहीं कि फ्यूचर में हो सकता है वही अगला क्लैन का हेड बने। बट अगर बात की जाए इमोशन की तो उसमें 1% भी इमोशन नहीं है, उसमें बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। तो उसके मुकाबले बात की जाए आपकी तो मुझे आपका काइंडिंग्स नेचर काफी अच्छा लगता है। लेकिन आखिर में हम हैं तो किस्मत के खिलौने। और ये बात सुनकर जो कवाई ने बोली थी, फैंग जैन की आंखें चमक जाती हैं जब वो कवाई उससे कह रही होती है कि तुम्हारा काइंडनेस नेचर मुझे पसंद है। और फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है, और हाँ ये वही सीन है जो चैप्टर 2 में देखा था, जहाँ पर वो सर्वेंट फैंग जैन को ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार हम इसे देखेंगे फैंग जैन के पर्सपेक्टिव से, जिसमें फैंग जैन को लगता है कि ये किस कर रहे हैं। और बातें तो ऑलवेज सेम ही है, जिसमें वो सर्वेंट फैंग युआन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। और ये सब याद करते हुए फैंग जैन काफी बहुत बुरी तरह से रो रहा है। देखो फ्यूचर में नहीं, मन में रो रहा है और कह रहा है मन में, हे गॉड आखिर आप सबको मेरे से प्रॉब्लम क्या है। इतने टाइम बाद मुझे कोई मिला था जो मुझे मेरे नाम से जानता था, कोई ऐसा जो मेरी तरफ देखता था, और आखिर में आपने उसे भी छीन लिया। आप बुरे हो बड़े भाई, आप सच में बुरे हो। आखिर मैं इतना वीक क्यों हूँ? नहीं, आप इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो? इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक खाई के नीचे हूँ और उस खाई के ऊपर मेरा बड़ा भाई है जो मुझे उस खाई के नीचे कुचलता जा रहा है। लेकिन गाइस हम सबको पता है असलियत इससे उल्टी है। लाइक फैंग युआन किसी को अगर प्रोटेक्ट करना चाहता है और किसी के लिए वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था तो वो उसका भाई ही था। लेकिन जो प्रेजेंट वाला फैंग युआन है यानी फ्यूचर वाला, उसके अंदर तो अपने भाई के लिए भी इज्जत नहीं है। लेकिन हमदर्दी बहुत है अभी भी। खैर अब हम मानवा पे प्रेजेंट में वापस आते हैं और फैंग जैन अभी भी रो रहा होता है और कह रहा होता है मैं जिंदगी भर एक कोने में अकेला बैठना नहीं चाहता। मॉम डैड अगर आप जिंदा होते तो क्या मेरी हालत अभी भी ऐसी होती? नहीं, हे गॉड मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। और अचानक से वो अपने सेंसेस में वापस लौटता है पीछे से आती हुई आवाजों पे, और फिर वो देखता है उसने उस फूलों के सागर में सबसे ज्यादा कदम बढ़ाए होते हैं। वो 57 कदम चल चुका है और पीछे के लोग चिल्ला रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है? जिसे हम ग्रेट टैलेंट समझ थे वो ग्रेट टैलेंट नहीं था, लेकिन जो बंदा सबसे ज्यादा निकम्मा था वो ग्रेट टैलेंट कैसे हो सकता है? और यहाँ पे जितने भी बंदे उन्हें ट्रोल कर रहे थे वो सब शॉक्ड है और यही बात दोहरा है। और पीछे से उसे एक आवाज आती है जो होती है चीलियन की। हाँ ये वही लाल बाल वाले एल्डर है, और वो कहते हैं क्योंकि फैंग वंश डायरेक्टली डिसेंडेंट है हमारे ची वंश का, तो फैंग जैन को हम गोद लेंगे। और ये बात सुनते ही बाकी के एल्डर्स उसे लड़ने लग जाते हैं और इनकी लड़ाई देख के क्लैन एल्डर कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस फैसले से खुश नहीं है तो फैंग जैन को मैं खुद ट्रेन करूंगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी? और किसी को यदि मेरा फैसला पसंद नहीं है तो वो सामने आकर मुझसे लड़ सकता है, या अगर उसे लगता है वो मुझसे ज्यादा बेहतर है तो। और इधर फैंग जैन ये बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। लाइक उसे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कहता है मॉम डैड अभी मैंने एक मिरेकल होते हुए देखा। और भाई साहब इस बंदे के फेस एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं और वो कहता है अब तुम देखना बड़े भाई, मैं तुम्हें दिखा दूंगा असली जीनियस कौन है। अब तुम वो बड़े खाई नहीं हो जो मेरे रास्ते में थी, और अब मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं हूँ जिसे सब तुम्हारे नाम से जानते थे। अब मेरी भी कोई पहचान है, और जिन जिन लोगों ने मुझे ट्रोल किया, मेरा मजाक उड़ाया, अब उन्हें मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। उन्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं हूँ फैंग कबीले का वंशज फैंग जैन। और इसी एंडिंग के साथ ये चैप्टर एंड होता है। बट भाई साहब मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदा फैंग युआन से इतनी नफरत करता है। इनफैक्ट उसका बिग ब्रदर उसे कितना प्यार करता है, उसके लिए कितनी अब भाई जेलसी होती है। खैर मिलता है इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सायोनारा।